हेलो बच्चों, आज हम अध्याय 19 पढ़ेंगे जिसका नाम है रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। यह ह्यूमन एनाटॉमी क्लास 11 का आखिरी चैप्टर है। यह एक छोटा चैप्टर है और यहाँ से नीट में लगभग 2 से 3 सवाल हर साल पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले यदि आप इसके हाईलाइटेड नोट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्या बोल रही है एनसीईआरटी? आप अध्ययन कर चुके हैं कि तंत्रिका तंत्र विभिन्न अंगों के बीच एक बिंदु दर बिंदु द्रुत समन्वय का कार्य करता है। जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है वो तंत्रिका के द्वारा न्यूरॉन के द्वारा किस प्रकार कार्य करता है? बिंदु दर बिंदु कार्य करता है। तंत्रिकी समन्वय काफ़ी तेज लेकिन अल्पावधि का होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो तंत्रिकी समन्वय होता है वो किस प्रकार का होता है। वो काफ़ी तेज होता है और अल्पावधि का होता है। ये पिछले अध्याय में हम इसको बता चुके हैं आपको। तंत्रिका तंतुओं द्वारा शरीर के सभी कोशिकाओं का तंत्रिकीयन नहीं होने के कारण कोशिकीय क्रियाओं के लिए तथा निरंतर नियमन के लिए एक विशेष प्रकार के समन्वय की आवश्यकता होती है। यह कार्य हार्मोन द्वारा संपादित होता है। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र मिलकर शारीर क्रियात्मक कार्यों का समन्वय और नियंत्रण करते हैं। जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है और अंतःस्रावी, जिसे एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, वो मिलकर क्या करता है? शरीर की क्रियात्मक कार्यों का समन्वय करता है। ये याद रखिएगा कि ये दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों आपस में साथ मिलकर कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे एनसीईआरटी अंतःस्रावी ग्रंथि और हार्मोन के बारे में बोल रही है। एनसीईआरटी बोल रही है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती हैं, अतः वे नलिका विहीन ग्रंथियां कहलाती हैं। इनके स्राव हार्मोन कहलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जिनमें नलिकाएं नहीं होती वो नलिका विहीन ग्रंथियां कहलाती है और इनके जो स्राव होते हैं उनको क्या कहते हैं? इनके स्राव को हार्मोन कहते हैं। हार्मोन की चिरसम्मत परिभाषा के अनुसार, चिरसम्मत परिभाषा का मतलब क्या हो गया? पुरानी परिभाषा के अनुसार हार्मोन की परिभाषा किस प्रकार दी गई है? हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रक्त में मुक्त किए जाने वाले रसायन हैं जो दूरस्थ लक्ष्य अंग तक पहुंचाए जाते हैं। जो पुरानी परिभाषा थी उसके अनुसार किस प्रकार हार्मोन को हम परिभाषित कर सकते हैं? हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाले रक्त में मुक्त किए जाने वाले रसायन हैं जो दूरस्थ लक्ष्य अंग तक पहुंचाए जाते हैं। ये पुरानी परिभाषा थी, लेकिन पुरानी परिभाषा को अब रूपांतरित कर दिया गया है, क्योंकि कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के अतिरिक्त शरीर में पाए जाते हैं। वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से नहीं निकलते हैं, जो कि पुरानी परिभाषा में उनको कोई स्थान नहीं मिल रहा था। तो इस परिभाषा को अब रूपांतरित कर दिया गया है, जिसके अनुसार हार्मोन सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाले अपोषक रसायन है जो अंतरा कोशिकीय संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं। ये इनकी दोनों परिभाषाएं याद रखना, नई और पुरानी। यहाँ से नीट में क्वेश्चन बन चुका है। नई परिभाषा में हार्मोन को क्या बोला गया है कि सूक्ष्म मात्रा में स्रावित होते हैं, अपोषक रसायन है, मतलब ये पोषण में कोई भूमिका नहीं निभाते और अंतरकोशिकीय संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस नई परिभाषा के अंतर्गत सुनियोजित अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन के अतिरिक्त कई नए अणु भी सम्मिलित हो जाते हैं। अकशेरुकियों में कम हार्मोन के साथ एक सरल अंतःस्रावी तंत्र होता है, जबकि कशेरुकियों में कई रसायन होते हैं। कई रसायन हार्मोन की तरह कार्य करते हैं, उनमें समन्वय स्थापित करते हैं। जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो कशेरुकियों में ज़्यादा जटिल होता है अकशेरुकियों की तुलना में। ये याद रखिएगा। आगे एनसीईआरटी बोल रही है, यहाँ मानव अंतःस्रावी तंत्र का वर्णन किया गया है। मानव अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी ग्रंथियां और शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हार्मोन स्रावित करने वाले ऊतक कोशिकाएं मिलकर अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करते हैं। इसमें कौन कौन से अंग शामिल होते हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां आती हैं? इसमें आती है पीयूष ग्रंथि। अभी चित्र में देखेंगे कौन कहाँ पर स्थित है। पहली आ गई पीयूष ग्रंथि, दूसरा आ गई पीनियल ग्लैंड,
थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, अग्नाशय, पैराथायराइड, थाइमस और जनन ग्रंथियां। जनन ग्रंथियों में कौन कौन आता है? जनन ग्रंथियों में आता है नर में वृषण और मादा में अंडाशय। ये इनके नाम याद रखिएगा, कौन कौन सी ग्रंथियां हमारे शरीर में पाई जा रही हैं, ये उनके नाम हैं। चित्र में देखते हैं, चित्र में क्या बताया गया है। चित्र में देखिए, ऊपर हाइपोथैलेमस है, ये पीनियल ग्लैंड स्थित हो गई। यहाँ पर क्या है? ये पीनियल ग्लैंड है। और इधर ये हो गई पीयूष ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। नीचे बढ़ते हैं, ये थायराइड एवं पैराथायराइड ग्लैंड हो गई। और इधर नीचे ये अग्नाशय हो गया और अधिवृक्क ग्लैंड हो गई। और जो वृषण किस में पाए जाते हैं? वृषण पाए जाते हैं नर में। और मादा में क्या होते हैं? मादा में अंडाशय, इंग्लिश में ओवरी बोलते हैं, वो पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है। आगे एनसीईआरटी ने बोला है, हमारे शरीर में सुनियोजित अंतःस्रावी अंग हैं। इनमें इनके अतिरिक्त कुछ अन्य अंग जैसे कि जठर, आंतरी मार्ग जिसे इंग्लिश में जीआईटी बोलते हैं, यकृत, वृक्क, हृदय आदि भी हार्मोन का उत्पादन करते हैं। मानव शरीर की सभी प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों तथा हाइपोथैलेमस की संरचना और उनके कार्यों का संक्षिप्त विवरण अगले भाग में दिया गया है। हाइपोथैलेमस, जैसा कि आप जानते हैं, आपको हम पिछले अध्याय में हाइपोथैलेमस तथा उसके कार्यों को अच्छी तरह से ट्रिक के द्वारा पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर भी वही कार्य हैं जो पिछले अध्याय में पढ़ाए गए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि हाइपोथैलेमस डाइएन्सिफेलान को हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्र मस्तिष्क पश्च। अग्र मस्तिष्क पश्च किसका भाग होता है? डाइएन्सिफेलान अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। डाइएन्सिफेलान के दो भाग होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। जो थैलेमस के नीचे स्थित होता है उसे हाइपोथैलेमस बोलते हैं। और यह आधार भाग बनाता है, डाइएन्सिफेलान का आधार भाग है। और यह शरीर के विविध प्रकार के कार्यों का नियंत्रण करता है। इनमें हार्मोन का उत्पादन करने वाली कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें न्यूक्ली कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि जो हार्मोन का स्राव करती हैं हाइपोथैलेमस में, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं न्यूक्ली बोलते हैं। ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन के संश्लेषण और श्रावण का नियंत्रण करते हैं। हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाले हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। मोचक हार्मोन, मोचक हार्मोन क्या होता है? जो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन से स्राव को प्रेरित करता है, उन्हें मोचक हार्मोन कहते हैं। और निरोधी हार्मोन कौन होते हैं? जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन को रोकते हैं, वो निरोधी हार्मोन कहलाते हैं। उदाहरण एनसीईआरटी ने क्या दिया है? हाइपोथैलेमस से निकलने वाला गोनाडोट्रोपिन मुक्तकारी एंजाइम। गोनाडोट्रोपिन मुक्तकारी एंजाइम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या करता है ये पीयूष ग्रंथि में गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के संश्लेषण एवं स्राव को प्रेरित करता है। ये याद रखिएगा, हाईलाइट कर लीजिए, क्वेश्चन इनसे पूछा गया है। गोनाडोट्रोपिन GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है? ये पीयूष ग्रंथि में गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के संश्लेषण एवं स्राव को प्रेरित करता है। वहीं दूसरी ओर हाइपोथैलेमस से ही स्रावित सोमैटोस्टैटिन हार्मोन, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन का एक दूसरा नाम है, इसे क्या बोलते हैं? GHIH, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। इसे सोमैटोस्टैटिन कहा जाता है। यह हार्मोन क्या करता है? पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला जो ग्रोथ हार्मोन होता है, वृद्धि हार्मोन होता है, उसके स्राव का रोधक होता है। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस की तंत्रिकाओं से प्रारंभ होकर तंत्रिकाक्ष को क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। तंत्रिकाक्ष होते हुए तंत्रिका सिरों पर मुक्त कर दिए जाते हैं। ये हार्मोन निवाहिका परिवहन तंत्र द्वारा पीयूष ग्रंथि तक पहुंचाए जाते हैं और अग्र पीयूष ग्रंथि के कार्यों का नियमन करते हैं। पश्च पीयूष ग्रंथि का तंत्रिकीय नियमन सीधे हाइपोथैलेमस के अधीन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो हमारी पश्च पीयूष ग्रंथि होती है उसका तंत्रिकीय नियमन किसके अधीन होता है? सीधे हाइपोथैलेमस के अधीन होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे एनसीईआरटी ने पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ाया है। पीयूष ग्रंथि, और आपको बता दें जो हाइपोथैलेमस होता है उससे और भी हार्मोन निकलते हैं। इतने तो एनसीईआरटी ने
दिया है। इसके अलावा निकलता है एक हार्मोन होता है जिसे बोलते हैं PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या काम करता है? ये प्रोलैक्टिन के निर्माण को प्रेरित करता है। उसके बाद एक हार्मोन होता है जिसे बोलते हैं CRH, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या काम करता है? कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ACTH हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। इस प्रकार इसके अन्य हार्मोन होते हैं। और एक हार्मोन होता है MSH करके। MSH रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है? MSH के स्राव को प्रेरित करता है। इस प्रकार इसके अन्य जो हार्मोन है उनको भी याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे NCERT ने पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ाया है। पीयूष ग्रंथि एक सेला टर्सिका नामक अस्थिल गुहा से निकलती है। आपको पढ़ा चुके हैं पिछले अध्याय में, जो पढ़े थे मानव कंकाल के बारे में। वहाँ पर एक स्पेनॉइड अस्थि पाई जा रही थी। स्पेनॉइड अस्थि पर एक स्थान था जो सेला टर्सिका के नाम से जाना जा रहा था, जो अस्थिल गुहा थी। जो वही सेला टर्सिका है, वहाँ पर क्या पाई जा रही है? पीयूष ग्रंथि पाई जा रही है, जो कौन सी बोन पर स्थित होती है? स्फेनॉइड बोन पर स्थित होती है और एक व्रंत द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। पीयूष जिस व्रंत द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको इनफेंडिबुलम बोलते हैं। हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है उस व्रंत को क्या बोलते हैं? उस व्रंत को बोलते हैं इनफेंडिबुलम। आंतरिकी के अनुसार पीयूष ग्रंथि एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस नामक दो भागों में विभाजित होती है। एडिनो हाइपोफाइसिस दो भागों का बना होता है, पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया। इंपॉर्टेंट है, जो एडिनो हाइपोफाइसिस होता है वो कौन कौन से दो भागों से मिलकर बना होता है? वो पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टैलिस दो भागों से मिलकर बना होता है। ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पार्स डिस्टैलिस को साधारणतः अग्रपीयूष ग्रंथि कहते हैं। जो पार्स डिस्टैलिस होता है उसी को अग्रपीयूष ग्रंथि कहा जाता है। जो क्या काम करता है? जिससे वृद्धि हार्मोन, जिसे GH हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है? सोमैटोट्रोपिन हार्मोन बोला जाता है। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बना है। इनके दूसरे नाम जो होते हैं उनको भी याद रखिएगा। जिसे शॉर्ट फॉर्म में GH बोलते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PRL बोलते हैं। इसी को और क्या बोलते हैं? मेमोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं। उसके बाद आता है थायराइड प्रेरक हार्मोन TSH, और उसके बाद कौन आता है? एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन ACTH, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, या इसी को क्या बोला जाता है? कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन। उसके बाद LH आता है, जिसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, और आता है FSH को क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे पुटिका प्रेरक हार्मोन बोलते हैं, का स्राव करता है। पार्स इंटरमीडिया एकमात्र हार्मोन लेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, या इसी को MSH बोलते हैं, उसका स्राव करता है। यहाँ पर लेनोसाइट नहीं है, यहाँ पर है MSH, मेलेनोसाइट। ये याद रखिएगा, इसे सही कर लीजिएगा। मिलेनोसाइट है, MSH बोलते हैं, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आगे ये देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है MSH, या इसे मेलेनोट्रोपिन भी बोला जाता है, का स्राव करता है। यद्यपि मानव में पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टैलिस में लगभग जुड़ा होता है। जो मानव में पार्स इंटरमीडिया होता है मध्यपिंड, वो पार्स डिस्टैलिस से जुड़ा होता है। इससे एक क्वेश्चन पूछता है नीट में कि जो हमारा MSH होता है वो कहाँ से स्रावित होता है? तो हमारा MSH अग्रपीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, पार्स डिस्टैलिस से स्रावित होता है। ये याद रखिएगा, क्योंकि इसमें जो पार्स इंटरमीडिया मानव में होता है वो आपस में जुड़ जाता है और क्या निर्माण करता है? पार्स डिस्टैलिस का ही निर्माण करता है। ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मानव में पार्स इंटरमीडिया होता है मध्यपिंड, वो पार्स डिस्टैलिस से जुड़ जाता है। और जो MSH हार्मोन का स्राव होता है, वैसे जिसमें ये इंटरमीडिया जुड़ा नहीं होता तो इंटरमीडिया से स्राव होता है, लेकिन मानव में क्योंकि ये पार्स डिस्टैलिस से जुड़ गया इसलिए MSH का स्राव भी पार्स डिस्टैलिस से ही होता है। आगे NCERT बोल रहा है न्यूरो हाइपोफाइसिस, जिसे पार्स नर्वोसा बोलते हैं, या इसी को पश्च पीयूष ग्रंथि बोलते हैं।
यह हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पादित किए जाने वाले हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रोसिन का संग्रहण और स्राव करती है। याद रखिएगा, जो पश्चपीयूष ग्रंथि होती है वो किसी भी हार्मोन का उत्पादन नहीं करती है, केवल क्या करती है, संग्रहण और स्राव करती है। इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये हार्मोन वास्तव में हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित होते हैं। कहाँ से संश्लेषित होते हैं? हाइपोथैलेमस से संश्लेषित होते हैं और एक्जान होते हुए पश्चपीयूष ग्रंथि में पहुंचा दिए जाते हैं। वृद्धिकारी हार्मोन जीएच के अतिस्राव से शरीर की असमान वृद्धि होती है, जिसे जाइगेटिज्म हिंदी में क्या बोलते हैं, अतिकायकता कहते हैं। और इसके अल्प स्राव से वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, जिससे क्या होता है, जिससे पिट्यूटरी डॉर्फिज्म होता है, बौनापन या वामनता कहते हैं। आपको बता दें कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जीएच हार्मोन के द्वारा जो बौनापन होते हैं वो सामान्य होते हैं, उनमें कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं होता है। यहीं पर आगे पढ़ेंगे कि जब एक हार्मोन होता है थायराइड हार्मोन, उससे जो बौने बनते हैं वो कम बुद्धि के होते हैं और उन पर अनेक दूसरे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ये याद रखिएगा, ये जो सर्कस में आप बौने देखते हैं वो कौन से हार्मोन से, उन पर कौन सा हार्मोन कम होता है, उन पर ग्रोथ हार्मोन का अल्पस्राव होता है। वयस्कों में विशेष रूप से मध्य आयु वर्ग के लोगों में वृद्धिकारी हार्मोन के अतिस्राव से अत्यधिक विकृति, विशेषता चेहरे की हो जाती है, जैसे अतिकायकता, एक्रोगिगेली कहते हैं। इससे गंभीर जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं तथा यदि नियंत्रण न किया गया तो समय से पूर्व मृत्यु भी हो सकती है। जीवन के प्रारंभिक काल में रोगों की पहचान बहुत कठिन होती है तथा अधिकतर मामलों में अनेक वर्षों तक रोग का पता नहीं चलता है, जब तक कि बाह्य अभिलक्षण दिखाई नहीं देने लगते। प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और उसमें दुग्ध निर्माण का नियंत्रण करता है। जो पीआरएल हार्मोन होता है वो क्या काम करता है, जो स्तन ग्रंथियां होती हैं उनमें वृद्धि करता है और दुग्ध निर्माण में मदद करता है। थायराइड प्रेरक हार्मोन जो होता है, थायराइड ग्रंथि पर कार्य करता है, उससे थायराइड हार्मोन के संश्लेषण और स्राव को प्रेरित करता है। ये जो नाम इनके दिए गए हैं, इनके कार्य दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन जिसे एसीटीएच बोलते हैं, एड्रीनल वल्कुट पर कार्य करता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है वहाँ पर ये कार्य करता है। और ग्लूकोकॉर्टिकोइड नामक स्टेरॉयड हार्मोन के संश्लेषण और स्राव के लिए प्रेरित करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और पुटिका प्रेरक हार्मोन जिसे एफएसएच बोलते हैं, ये हार्मोन जननांगों की क्रिया को प्रेरित करता है और लिंगी हार्मोन का उत्पादन कराता है। और अतः इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें सम्मिलित रूप से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं। नरों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो एलएच होता है वो क्या करता है, एंड्रोजन नामक हार्मोन का संश्लेषण और स्राव के लिए प्रेरित करता है। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो कौन सी कोशिकाओं पर कार्य करता है, आपको पता होगा कि वो लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है और किसका स्राव करवाता है, एंड्रोजन। इसी को क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोला जाता है। इस तरह नरों में एफएसएच पुटिका प्रेरक हार्मोन होता है और एंड्रोजन, ये दोनों साथ मिलकर क्या करवाते हैं, शुक्र जनन का नियंत्रण करते हैं। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनना है, याद रखिएगा कि जो एफएसएच और होता है और जो एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन होता है, ये दोनों मिलकर क्या कार्य करते हैं, ये शुक्र जनन को नियंत्रित करते हैं। मादाओं में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पूर्ण विकसित पुटिका जिन्हें ग्राफियन पुटिका बोलते हैं से अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। जो एलएच हार्मोन होता है वो पूर्ण विकसित पुटिकाएं जिन्हें ग्राफियन पुटिका बोला जाता है उनसे अंडोत्सर्ग करवाता है और ग्राफियन पुटिका के बचे हुए भाग से कार्पस ल्यूटियम बनाता है। वहीं पर जो एफएसएच होता है वो क्या कार्य करता है, एफएसएच मादाओं में अंडाशय पुटिका की वृद्धि और परिवर्धन को प्रेरित करता है। एफएसएच का क्या कार्य होता है, एफएसएच अंडाशय पुटिकाओं में वृद्धि और परिवर्धन करवाता है। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो क्या काम करता है, वो कार्पल ल्यूटियम का निर्माण करवाता है और अंडोत्सर्ग में मदद करता है। इसके बाद आता है मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन।
ये क्या काम करता है? मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन मिलेनिन युक्त कोशिकाओं पर क्रियाशील होता है तथा त्वचा की वर्णकता का नियमन करता है। ऑक्सीटोसिन हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर काम करता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन होता है वो मिलेनोसाइट कोशिकाओं पर काम करता है और त्वचा की वर्णकता का नियमन करता है। उसके बाद आता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्या करता है? ऑक्सीटोसिन हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है और उनके संकुचन को प्रेरित करता है। मादाओं में या प्रसव के समय गर्भाशयी पेशियों के संकुचन और दुग्ध ग्रंथियों में दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है। इस कारण से ऑक्सीटोसिन को 3 नाम दिए गए हैं। जब यह दुग्ध निष्कासन के लिए उत्तरदायी होता है तो इसे क्या बोलते हैं? मिल्क इजेक्शन हार्मोन बोला जाता है। और यह प्रसव पीड़ा के लिए उत्तरदायी होता है, जब इसे कौन सा हार्मोन कहा जाता है? लेबर पेन हार्मोन भी कहा जाता है। और बच्चे के जन्म के लिए उत्तरदायी होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? बर्थ हार्मोन बोलते हैं। इस प्रकार ऑक्सीटोसिन के टोटल 4 नाम हो जाते हैं। पहला ऑक्सीटोसिन, दूसरा कौन हो गया? मिल्क इजेक्शन हार्मोन, और तीसरा हो गया लेबर पेन हार्मोन, और चौथा हो गया बर्थ हार्मोन। ये याद रखिएगा, बर्थ हार्मोन इंपॉर्टेंट है, पूछा है कि बर्थ हार्मोन कौन से हार्मोन को कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को कहा जाता है। आगे एनसीईआरटी ने क्या बोला है? वैसोप्रेसिन, जिसे क्या बोलते हैं? एडीएच बोला जाता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी इसी को बोला जाता है। मुख्यतः क्या करता है? वृक्क की दूरस्थ संवलित नलिका, जिसे क्या बोलते हैं? डीसीटी बोलते हैं, से जल एवं आयनों का पुनरावशोषण को प्रेरित करता है। ये हम चैप्टर में पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। जो एडीएच होता है वो क्या करता है? मुख्यतः वृक्क की दूरस्थ संवलित नलिका से जल एवं आयनों का पुनरावशोषण करता है। विशिष्ट परिस्थितियों में करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिससे मूत्र के साथ जल का ह्रास डायूरेसिस कम हो जाता है। अतः इसे प्रतिमूत्रल हार्मोन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एडीएच हार्मोन कहा जाता है। एडीएच के संश्लेषण अथवा श्रावण को प्रभावित करने वाली विकृतियों के परिणाम स्वरूप वृक्क की जल संरक्षण की क्षमता में ह्रास होता है। फलतः जल का ह्रास एवं निर्जलीकरण हो जाता है। इस अवस्थिति को उदक में रोग या डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। याद रखिएगा, डायबिटीज इंसिपिडस कौन से हार्मोन के कारण होता है? एडीएच हार्मोन के कारण होता है। इसे हाईलाइट कर लीजिए। जो डायबिटीज इंसिपिडस होता है वो एडीएच हार्मोन के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के बारे में क्या बोल रही है एनसीईआरटी? पीनियल ग्लैंड अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय ऊपरी भाग में स्थित होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पर पाया जाता है? पीनियल ग्लैंड अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग में पाई जाती है। पृष्ठीय को ध्यान रखना, बच्चे यहाँ पर पृष्ठीय भूल जाते हैं। कौन से भाग पर पाई जा रही है? पृष्ठीय ऊपरी भाग पर पाई जाती है। पीनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। मेलाटोनिन हमारे शरीर की दैनिक लय 24 घंटे के नियमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ से नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि जो हमारा शरीर का दैनिक लय कौन से हार्मोन के कारण होता है? वो होता है मेलाटोनिन हार्मोन के कारण होता है। उदाहरण के लिए सोने जगने के चक्र एवं शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है। और इसके बाद क्या करता है? इसके सबके अतिरिक्त मेलाटोनिन उपापचय, वर्णकता, मासिक धर्म, आर्तव जिसे बोलते हैं, आर्तवचक प्रतिरक्षा को भी प्रभावित करता है, प्रतिरक्षा क्षमता को भी प्रभावित करता है। ये इनके जो कार्य हैं इनको भी याद रखिएगा। आपको बता दें, जो ये मासिक चक्र होता है इसको कौन कौन से हार्मोन प्रभावित करते हैं? आप साइड में ही एनसीईआरटी में एक जगह लिख लीजिए कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसका नियंत्रण काफ़ी हार्मोन करते हैं। उनको हम एक साथ बता दे रहे हैं जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है वो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियंत्रण करता है। और इसके बाद थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियंत्रण करता है। इसके साथ साथ जो एफएसएच होता है, एलएच होता है, और एस्ट्रोजन, और उसके साथ जो और पाया जाने वाला जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, ये सभी हार्मोन मिलकर क्या करते हैं? आर्तव चक्र को
नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार आप अपने एनसीईआरटी में बगल में लिख लीजिए कि आर्तो चक्र को टोटल कितने हार्मोन नियंत्रित करते हैं, 6 हार्मोन नियंत्रित करते हैं। कौन कौन से? पहला हो गया मेलाटोनिन हार्मोन, दूसरा हो गया थायराइड हार्मोन, तीसरा हो गया एफएसएच, चौथा हो गया एलएच, पांचवा हो गया एस्ट्रोजन और छठवां हो गया कौन? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। इस प्रकार आप इसे आसानी से याद कर लेंगे, आपको भूलेगा नहीं। आगे एनसीईआरटी ने किसके बारे में पढ़ाया है? आगे एनसीईआरटी ने थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ाया है। थायराइड ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है और किससे बनी होती है? 2 पालियों से बनी होती है। चित्र में आप देखिए, इसे चित्र में ये देखिए दिखाया गया है, ये थायराइड ग्लैंड है और 2 पालियों से बनी होती है। और कहाँ पर पाई जाती है? अग्रभाग में पाई जाती है। आगे एनसीईआरटी ने बोला है दोनों पालियां संयोजी ऊतक के पतली पल्लीनुमा स्थमस से जुड़ी होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि नीट में क्वेश्चन पूछेगा, जो हमारी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, वो किसके माध्यम से जुड़ी होती है? वो पतली पल्लीनुमा स्थमस से जुड़ी होती है। प्रत्येक थायराइड ग्रंथि पुटकों और भरण ऊतकों की बनी होती है। थायराइड ग्लैंड में 2 प्रकार की सेल पाई जाती हैं। पहला तो होता है फॉलिकुलर सेल और दूसरा होता है पैरा फॉलिकुलर सेल। जो फॉलिकुलर सेल होती हैं वही एक हार्मोन, कौन से हार्मोन का स्राव करती हैं? थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव फॉलिकुलर सेल करती हैं। प्रत्येक थायराइड पुटक एक गुहा को घेरे पुटक कोशिकाओं में से निर्मित होती है। ये पुटक कोशिकाएं 2 हार्मोन टेट्रा आइडोथायरॉक्सिन, जिसे T4 कहते हैं, अथवा थायरॉक्सिन तथा ट्राई आइडोथायरोनिन, जिसे T3 कहते हैं। T4 को ही सामान्यतः क्या कहा जाता है? जो T4 हार्मोन होता है उसी को थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। इसके अलावा T3 हार्मोन का भी संश्लेषण करती है। थायराइड हार्मोन के सामान्य दर के संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि जो थायराइड हार्मोन के सामान्य दर के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। हमारे भोजन में आयोडीन की कमी से अथायराइडता एवं थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है, जिसे सामान्यतः गलकंड बोलते हैं। गलकंड को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सिंपल गोइटर बोला जाता है। इसमें क्या होता है? आयोडीन की कमी के कारण यह रोग होता है और इसमें क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड होती है वो फूल जाती है। और ये सामान्यतः कहाँ पर देखा जाता है? जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग होते हैं उनमें सामान्यतः यह रोग आसानी से देखा जाता है। गर्भावस्था के समय अथायराइडता के कारण गर्भ में विकसित हो रहे बालक की वृद्धि विकृत हो जाती है। इससे बच्चे की अवरोधी वृद्धि होती है, जिसे क्रेटेनिज्म बोलते हैं, या वामनता या मंद बुद्धि, त्वचा असमंजसता, मूक बधिर आदि हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो थायराइड हार्मोन के अल्प स्राव से क्या होता है? गर्भ में जो पल रहा बच्चा होता है उसकी वृद्धि विकृत हो जाती है। इस बच्चे में क्या क्या रोग होते हैं? इस बच्चे में उसकी जो बुद्धि होती है वो कम हो जाती है और ऐसे बच्चों को क्या बोलते हैं? क्रेटेनिज्म बोला जाता है। इन बच्चों का जो आईक्यू लेवल होता है वो कम होता है और ये गूंगापन तथा बहरापन आदि भी इनमें ये बीमारियां हो सकती हैं। और इनकी जो त्वचा होती है वो कैसी होती है? असामान्यता होती है, जैसे कि शुष्क, खुरदरी तथा मोटी हो जाती है। वयस्क स्त्रियों में अथायराइडता मासिक चक्र को अनियमित करता है। देखिए ऊपर आपको बताया था कि मासिक चक्र को कौन कौन नियंत्रित करता है। इसमें देखिए ये लिखा गया है, एनसीईआरटी ने लिखा है कि जो हमारा ये होता है वयस्क स्त्रियों में थायराइड ग्लैंड की जो थायराइड हार्मोन होता है उसकी कमी से उसमें जो मासिक चक्र होता है वो अनियमित हो जाता है। थायराइड ग्रंथि के कैंसर अथवा इसमें गांठों की वृद्धि से थायराइड हार्मोन के संश्लेषण की दर असमान रूप से अधिक हो जाती है। इस स्थिति को थायराइड अतिक्रियता कहते हैं, जो शरीर के कार्यकी पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। थायराइड हार्मोन आधारी उपापचय दर के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। ये लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया में भी सहायता करता है।
इम्पोर्टेंट है कि जो लाल रक्त आरबीसी होती है उसके निर्माण की प्रक्रिया में कौन हार्मोन सहायता करता है? उस थायराइड हार्मोन सहायता करता है। आपको ये भी बता दें कि थायराइड हार्मोन के अलावा और अनेक हार्मोन होते हैं जो आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करते हैं। आप एनसीईआरटी में बगल में साइड में लिख लीजिए कि आरबीसी के निर्माण में कौन कौन से हार्मोन सम्मिलित होते हैं, उनको हम बता दे रहे हैं। इसमें पहला हार्मोन तो थायरोक्सिन हार्मोन हो गया, और दूसरा हार्मोन हो गया इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, तीसरा हो गया कार्टिसोल हार्मोन, चौथा हो गया एड्रेलिन हार्मोन, और पांचवा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इस प्रकार ये हार्मोन सभी मिलकर क्या करते हैं? आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करते हैं। इस तरह आप एक जगह लिख लेंगे तो आपको याद करने में भी आसानी रहेगी और आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। थायराइड हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय, संश्लेषण और विखंडन को भी नियंत्रित करते हैं। जल और विद्युत अपघट्यों के नियमन भी थायराइड हार्मोन प्रभावित करते हैं। थायराइड ग्रंथि से एक प्रोटीन हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन, ये थायरोकैल्सिटोनिन कौन सी कोशिकाएं स्रावित करती हैं? ये थायरोकैल्सिटोनिन होते हैं पैराफॉलिकुलर सेल स्रावित करती हैं। इसी को कैल्सिटोनिन या थायोकैल्सिटोनिन बोलते हैं। इसे सामान्यतः शॉर्ट फॉर्म में टीसीटी बोला जाता है। का स्राव होता है जो रक्त में कैल्शियम स्तर का नियंत्रण करता है। इंपॉर्टेंट है, टीसीटी क्या काम करता है? टीसीटी जो थायरोकैल्सिटोनिन होता है वो रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है। किस प्रकार नियंत्रित करता है? यह ब्लड से कैल्शियम आयनों को कहाँ पर भेज देता है? बोन पर भेज देता है। याद रखिएगा, टीसीटी क्या करता है? ब्लड से कैल्शियम आयनों को कहाँ पर भेज देता है? बोन पर भेज देता है। एनसीईआरटी में लिख लीजिए। इस प्रकार इसे क्या बोलते हैं? हाइपर कैल्सीमिया इसे बोलते हैं, या हाइपोकैल्सीमिया हार्मोन इसे कहा जाता है। आगे एनसीईआरटी ने नेत्रोत्सेधी गलकंड, जिसे एक्स ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर बोला जाता है, थायराइड अतिक्रियता का एक रूप है। थायराइड ग्रंथि में वृद्धि, नेत्र गोलकों का बाहर की ओर उभार आना, आधारी उपापचय दर में वृद्धि एवं बाहर में ह्रास इसके अभिलक्षण है। इसे ग्रेव्स रोग कहते हैं। ग्रेव्स रोग किस कारण से होता है? जब थायरॉक्सिन हार्मोन का ज़्यादा स्राव होने लगता है तो कौन सा रोग हो जाता है? ग्रेव्स रोग हो जाता है। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बना है कि जब थायरॉक्सिन हार्मोन का अतिस्राव होने लगता है तो कौन सा रोग होता है? ग्रेव्स रोग होता है। और इस पर क्या क्या लक्षण होते हैं, ये लक्षणों से भी सवाल पूछा गया है। इस पर क्या क्या हो जाता है? नेत्र गोलक जो होते हैं वो बाहर की ओर उभार आते हैं। आधारी उपापचय दर जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है बीएमआर, वो भी बढ़ जाती है, और बास जो बाहर होता है वो लगातार कम होता जाता है। आगे पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में एनसीईआरटी ने क्या बोला है? मानव में 4 जोड़ी पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 पाई जाती हैं। जोड़ी में कितनी होती हैं? जोड़ी में 2 होती हैं। ये याद रखिएगा, कभी कभी नीट में जोड़ी में सवाल आ जाता है तो 2 जोड़ी पाई जाती हैं और 4 पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती हैं। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। थायराइड ग्लैंड के पश्च सतह पर स्थित होती है। यहाँ से भी सवाल आया है कि कौन सी सतह पर थायराइड ग्लैंड के पाई जाती है? थायराइड ग्लैंड के पश्च सतह पर पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि को 2 पालियों पर, प्रत्येक पाली में एक जोड़ी पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती है। थायराइड ग्लैंड की 2 पालियां होती हैं और प्रत्येक पाली में कितनी होती हैं? एक जोड़ी होती है। और कौन से हार्मोन का स्राव करती है? ये पैराथायराइड हार्मोन, जिसे पीटीएच हार्मोन बोलते हैं, नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। पीटीएच का स्राव रक्त के साथ परिसंचारी कैल्शियम आयनों के द्वारा नियमित होता है। पैराथायराइड हार्मोन रक्त में कैल्शियम स्तर के बढ़ाता है। ये देखिए, ऊपर जो हमने हार्मोन अभी पढ़ा वो क्या कर रहा था? रक्त से कैल्शियम स्तर को कम कर रहा था, लेकिन जो पैराथायराइड हार्मोन है वो रक्त में कैल्शियम स्तर को बढ़ाता है। पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है? पैराथायराइड हार्मोन जो बोन होती है, बोन से कैल्शियम आयनों को कहाँ पर डाल देता है? बोन से कैल्शियम आयनों को डाल देता है रक्त में। इस प्रकार यह जो टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन और पीटीएच आपस में क्या होते हैं? विरोधी हार्मोन होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्ट हार्मोन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है।
यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टीसीटी और पीटीएच आपस में कैसे हार्मोन होते हैं? टीसीटी और पीटीएच आपस में एंटागोनिस्ट विरोधी हार्मोन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो टीसीटी था वो क्या कार्य कर रहा था, वो ब्लड से कैल्शियम को कहाँ पर भेज रहा था, बोन पर भेज रहा था। लेकिन जो पीटीएच होता है वो क्या करता है, वो बोन से कैल्शियम आयनों को कहाँ पर भेजता है, वो बोन से ब्लड में भेजता है। पीटीएच अस्थियों पर कार्य कर अस्थि अवशोषण विघटन प्रक्रम में सहायता करता है। पीटीएच वृक्क नलिकाओं में कैल्शियम के पुनरावशोषण तथा पचित भोजन में से कैल्शियम के अवशोषण को भी प्रेरित करता है। अतः यह स्पष्ट है कि पीटीएच एक अति कैल्शियम रक्तता हार्मोन है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपर कैलेमिक हार्मोन बोला जाता है। यह हाईलाइट कर लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पीटीएच होता है वो कैसा हार्मोन होता है, हाइपर कैलेमिक हार्मोन होता है, क्योंकि यह रक्त में कैल्शियम स्तर को बढ़ा देता है। यह थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिलकर शरीर के कैल्शियम स्तर को बढ़ाता है। जो पीटीएच होता है वो 3 प्रकार से ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। पहला कैसे? पहला तो पीटीएच का स्राव करता बहुत श्रावण होता है, तो ये क्या करता है, ये प्रेरित करता है, कहाँ पर ये प्रेरित करता है, भोजन से कैल्शियम आयनों का अवशोषण करवाता है। उसके अलावा क्या करता है, उसके अलावा नेफ्रॉन में कैल्शियम आयनों का अवशोषण करवाता है, जिससे क्या होता है, जिससे ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। और क्या करता है, और यह बोन से क्या करवाता है, बोन से ये करवाता है, जो बोन की कोशिका होती है जिसे ओस्टियोक्लास्ट कोशिका कहते हैं, वो अस्थि के मैट्रिक्स का विघटन करवाती है, जिससे क्या मुक्त होते हैं, जिससे कैल्शियम आयन मुक्त होते हैं। ये मुक्त हुए कैल्शियम आयन रक्त में चले जाते हैं और वह क्या करते हैं, मुक्त कैल्शियम आयन रक्त में कैल्शियम स्तर को बढ़ा देते हैं। आगे एनसीईआरटी ने क्या बोला है, टीसीटी के साथ मिलकर यह शरीर में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे एनसीईआरटी थाइमस ग्लैंड के बारे में बोल रही है। थाइमस ग्रंथि महाधमनी के उदर पश्च पर उरोस्थि के पीछे फेफड़ों के बीच में स्थित एक पालीयुक्त संरचना है। थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ग्रंथि थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। ये हाईलाइट कर लीजिए, कौन से हार्मोन का स्राव करती है, थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। थाइमोसिन टी लिम्फोसाइड के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जो कोशिका माध्य प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके अतिरिक्त थाइमोसिन तरल प्रतिरक्षा हुमरल इम्यूनिटी के लिए प्रतिजैविक के उत्पादन को भी प्रेरित करते हैं। बढ़ती उम्र के साथ थाइमस का अपघटन होने लगता है, फलस्वरूप थाइमोसिन का उत्पादन घट जाता है। इसी के फलस्वरूप वृद्धों में प्रतिरक्षा प्रक्रिया कमजोर हो जाती है। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को एजिंग इफेक्ट बोला जाता है। इसके चित्र देखते हैं, चित्र दिए गए हैं ये देखिए, पैराथायराइड ग्रंथि स्थित है, कहाँ पर स्थित है, थायराइड के पृष्ठ सतह पर स्थित है। ये कितनी होती हैं, टोटल 4 होती हैं, 2 जोड़ी होती हैं, एक दोनों लोब पर, 2 उपस्थित होती हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या एनसीईआरटी ने बोला है, ये देखो चित्र दिया गया है, इसको चित्र को अभी देखते हैं। अब एनसीईआरटी ने अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में पढ़ाया है। हमारे शरीर के प्रत्येक वक्र के अग्रभाग में एक स्थित एक जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथियां होती हैं। एक किडनी के ऊपरी भाग में केवल कितनी पाई जाती है, एक अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। इस प्रकार टोटल कितनी हो जाती हैं, टोटल 2 हो जाती हैं, और जिसे एक जोड़ी कहते हैं। चित्र दिया गया है, चित्र में देखते हैं। चित्र में ये देखिए, जो ये ऊपरी भाग में पाई जा रही हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। इसके 2 भाग होते हैं। ये जो अंदर होता है, अंदर का भाग क्या होता है, अधिवृक्क मध्यांश, ये वाला भाग अधिवृक्क मध्यांश होता है, और ये बाहर वाला भाग क्या होता है, अधिवृक्क वल्कुट होता है। इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। आगे बोल रहे हैं एनसीईआरटी, ग्रंथियां 2 प्रकार के ऊतकों से निर्मित होती है। ग्रंथि के बीच में स्थित ऊतक अधिवृक्क मध्यांश और बाहरी ओर स्थित ऊतक अधिवृक्क वल्कुट कहलाता है। अधिवृक्क मध्यांश 2 प्रकार के हार्मोन का स्राव करता है, जिन्हें एड्रेलिन या एपिनेफ्रिन और नॉन एड्रेलिन या नॉन एपिनेफ्रिन कहते हैं।
जो कार्टिक मेडुला भाग होता है कौन कौन से हार्मोन स्रावित करता है? ये 2 हार्मोन स्रावित करता है जिनके दो दो नाम होते हैं। ये दोनों नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी इनके दूसरे नाम भी दे देता है। कौन कौन से हार्मोन है? एड्रेलिन या उसी को क्या बोलते हैं? एपिनेफ्रिन बोलते हैं। या नॉन एड्रेलिन या उसी को क्या बोलते हैं? नॉन एपिनेफ्रिन बोलते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप पर क्या कहते हैं? ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है कि इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? इन दोनों हार्मोन को सम्मिलित रूप से कैटेकोलेमिन्स बोलते हैं। ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एड्रेलिन और नॉन एड्रेलिन किसी भी प्रकार के दबाव या आपातकालीन की स्थिति में अधिकता या तेजी से स्रावित होते हैं। इसी कारण इन्हें आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। इनको क्या बोलते हैं? इनको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन पूछेगा। इमरजेंसी हार्मोन कौन कौन से होते हैं? इमरजेंसी हार्मोन इन्हीं दोनों को कहते हैं, एपिनेफ्रिन तथा नॉन एपिनेफ्रिन को। आगे बढ़ते हैं। ये हार्मोन सक्रियता तेजी से आंखों की पुतली में फैलाव, रोंगटे खड़े होना, पसीना आदि को बढ़ाता है। ये इनके जो क्या करता है, ये इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, क्या करता है? आंखों की पुतलियों को फैला देता है, रोंगटे खड़े करवाता है और पसीना आदि को बढ़ाता है। दोनों हार्मोन हृदय की धड़कन, हृदय संकुचन की क्षमता और श्वसन दर को बढ़ा देते हैं। कैटेकोलेमिन ग्लाइकोजन के विखंडन को भी प्रेरित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। साथ ही ये लिपिड और प्रोटीन के विखंडन को भी प्रेरित करते हैं। अधिवृक्क वल्कुट को 3 परतों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी परतें हैं? जोना रेटिकुलरिस आंतरिक परत होती है, जोना फैसिकुलेटा मध्य परत होती है, और जोना ग्लोमेरुलोसा जो होती है उसे बाहरी परत कहते हैं। इसे एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। किस प्रकार? आपने GFR रेट के बारे में पढ़ा है, आपको कमेंट करके बताना होगा कि एक स्वस्थ मनुष्य की GFR रेट कितनी होती है। आप उसे GFR से याद कर सकते हैं। बाहर से अंदर की ओर क्रम क्या होता है? GFR, या इसे गफर आप बोल सकते हैं, या फिर GFR के उससे याद कर सकते हैं। बाहर सबसे कौन पाई जाती है? G, जोना ग्लोमेरुलोसा बाहरी परत होती है। उसके बाद F, जोना फैसिकुलेटा मध्य परत होती है, और GFR, R से क्या हो जाएगा? जोना रेटिकुलरिस आंतरिक परत होती है। बाहर से अंदर की ओर का क्रम क्या होता है? GFR। याद रखिएगा, गफर इसे पढ़ सकते हैं या डायरेक्ट GFR के रूप में याद कर सकते हैं। अधिवृक्क वल्कुट कई हार्मोन का स्राव करता है, जिन्हें सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन या कॉर्टिकोइड कहते हैं। यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कि जो ये वल्कुटी हार्मोन होते हैं इन्हें सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन या कॉर्टिकोइड बोला जाता है। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से संलग्न होते हैं उन्हें ग्लूकोकार्टिकॉइड बोला जाता है। ग्लूकोकार्टिकॉइड का हार्मोन का स्रावण कौन सी सतह करती है? जोना फैसिकुलेटा करती है। हमारे शरीर में कॉर्टिसोल मुख्य ग्लूकोकार्टिकॉइड है। यह भी इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि मुख्य ग्लूकोकार्टिकॉइड कौन सा होता है? कॉर्टिसोल होता है। इसके अलावा जल और विद्युत अपघट्टों का संतुलन करने वाले कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन को मिनलोकार्टिकॉइड कहते हैं। ये कहाँ से स्रावित होता है? जोना ग्लोमेरुलोसा से स्रावित होता है। और मुख्य हार्मोन कौन सा है? मुख्य मिनलोकार्टिकॉइड होता है एल्डोस्टेरॉन। ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। हमारे शरीर में एल्डोस्टेरॉन मुख्य मिनलोकार्टिकॉइड होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लाइकोजन संश्लेषण ग्लूकोनियोजिनेसिस। ये ग्लूकोनियोजिनेसिस क्या होता है? ग्लूकोनियोजिनेसिस से क्या होता है? ये एमिनो एसिड तथा एमिनो एसिड से ग्लूकोज के बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? फैटी एसिड या एमिनो एसिड से ग्लूकोज के बनने की प्रक्रिया को ग्लूकोनियोजिनेसिस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वसा अपघटन और प्रोटीन अपघटन को प्रेरित करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के क्या क्या कार्य होते हैं, हाईलाइट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्या कार्य हैं? ग्लाइकोजन संश्लेषण करवाता है, ग्लूकोनियोजिनेसिस करवाता है, वसा अपघटन करवाता है, और प्रोटीन अपघटन को प्रेरित करता है, तथा अमीनो अम्लों को कोशिकीय ग्रहण और उपयोग को अवरोधित करते हैं।
कॉर्टिसोल हृदय संवहनी तंत्र के रख रखाव तथा वृक्क की क्रियाओं में भी संलग्न होते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक विशेष रूप से कॉर्टिसोल प्रतिशोध प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करता है तथा प्रतिरक्षा तंत्र की प्रतिक्रिया को अवरोधित करता है। कॉर्टिसोल लाल रुधिर कणिकाओं के उत्पादन को प्रेरित करता है। देखिए हमने पीछे जो अभी आपको बताया था, आपने लिख लिया होगा एनसीईआरटी में कि कॉर्टिसोल भी क्या कार्य करता है, लाल रुधिर कणिकाओं के उत्पादन को प्रेरित करता है। एल्डोस्टेरॉन मुख्यतः वृक्क नलिकाओं पर काम करता है तथा एन एवं जल के पुनरावशोषण और K+ व फास्फेट आयनों के उत्सर्जन को प्रेरित करता है। एल्डोस्टेरॉन का क्या कार्य होता है? एल्डोस्टेरॉन कहाँ पर काम करता है? वृक्क नलिकाओं पर काम करता है और Na+ तथा जल के पुनरावशोषण तथा K+ व फास्फेट आयन के उत्सर्जन को प्रेरित करता है। इस प्रकार एल्डोस्टेरॉन वैद्युत अपघट्टों, शरीर द्रव के आयतन, परासरणी दाब और रक्त दाब को बनाए रखने में सहायक होता है। एड्रीनल वल्कुट द्वारा कुछ मात्रा में एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड का भी स्राव होता है जो यौनारंभ के समय अच्छी रोम, जघन रोम तथा मुख आनन रोम की वृद्धि में भूमिका अदा करते हैं। एड्रीनल वल्कुट द्वारा हार्मोन के अल्प स्राव के कारण कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण अत्यंत दुर्बलता एवं थकावट का अनुभव होता है। इसे कौन सा रोग कहते हैं? इसे एडिशन रोग कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, एडिशन रोग किसके द्वारा होता है? एडिशन रोग एड्रीनल वल्कुट के हार्मोन जो होते हैं उनके अल्प स्राव के कारण होता है, ये याद रखिएगा। इसे कैसे याद रख सकते हैं? एड्रीनल से कौन सा रोग होता है? एडिशन रोग होता है, ये याद रखिएगा। एड्रीनल, ए से एड्रीनल हो गया, ए से एडिशन रोग हो गया। और अल्प श्रावण, अतिश्रावण पर ध्यान देना, अल्प श्रावण से होता है क्योंकि वहाँ पर अल्प श्रावण और अतिश्रावण दोनों दिए होंगे, इससे कन्फ्यूजन हो जाता है, याद रखिएगा अल्प श्रावण से होता है। इसके बाद एनसीईआरटी ने अग्नाशय के बारे में पढ़ाया है। अग्नाशय एक संयुक्त ग्रंथि है। अग्नाशय हमारी जो होती है वो एक मिश्रित ग्लैंड होती है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। चित्र में इसे दिखाया गया है, चित्र में देखते हैं। ऊपर वाला चित्र ये देखिए, ये चित्र देख चुके हैं और अग्नाशय का चित्र दिया गया है नीचे। अग्नाशय के चित्र को देखते हैं। वो जो ऊपर चित्र दिया गया था उसी में इसी को दिखा दिया गया है। ये जो चित्र है इसी में, ये देखिए, ये अग्नाशय है, इसी को बोल रही है एनसीईआरटी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या एनसीईआरटी ने बोला है? आगे बढ़ते हैं। आगे एनसीईआरटी बोल रही है अंतःस्रावी अग्नाशय लैंगरहैंस द्वीपों से निर्मित होते हैं। साधारण मनुष्य के अग्नाशय में लगभग 10 से 20 लाख लैंगरहैंस द्वीप होते हैं। कितने पाए जाते हैं? 10 से 20 लाख। कभी कभी इनको मिलियन में भी दे देता है, इसलिए याद रखिएगा मिलियन में कितने हो गए? 1 से 2 मिलियन पाए जाते हैं, जो अग्नाशयी ऊतकों का 1 से 2% हिस्सा होता है। प्रत्येक लैंगरहैंस द्वीप में मुख्य रूप से 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? अल्फा और बीटा कोशिकाएं। अल्फा कोशिकाओं का ग्लूकागॉन तथा बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती हैं। अल्फा कोशिकाएं किसका स्राव करती हैं? अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन का स्राव करती हैं और बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती हैं। ग्लूकागॉन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो सामान्यतः रक्त शर्करा स्तर के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। ग्लूकागॉन मुख्य रूप से यकृत कोशिकाओं पर कार्य कर, ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि ग्लूकागॉन मुख्य रूप से कौन सी कोशिकाओं पर कार्य करता है? यकृत कोशिकाओं पर कार्य करता है और ग्लाइकोजन अपघटन को प्रेरित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त क्या करता है? इसके अतिरिक्त पेट में ग्लाइकोनियोजेनेसिस में क्या होता है? ग्लाइकोनियोजेनेसिस में फैटी एसिड या अमीनो एसिड से नए ग्लूकोज के बनने की प्रक्रिया को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। इसको भी प्रेरित करता है, जिससे कि हाइपर
ग्लाइसीमिया अति ग्लूकोज रक्तता होती है। ग्लूकागॉन कोशिकीय शर्करा के अभिग्रहण और उपयोग को कम करता है, अतः ग्लूकागॉन हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन है। इंसुलिन भी एक प्रोटीन हार्मोन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन मुख्यतः कहाँ पर काम करता है? हिपैटोसाइट और एडिपोसाइट पर काम करता है। ये हिपैटोसाइट और एडिपोसाइट क्या होती हैं? हिपैटोसाइट यकृत की कोशिकाएं होती हैं और एडिपोसाइट क्या होती हैं? वसा ऊतक की कोशिकाएं होती हैं, उन्हें एडिपोसाइट कहते हैं। उन पर कार्य करता है और कोशिकीय ग्लूकोज अभिग्रहण तथा उपयोग को बढ़ा देता है। इस प्रकार ग्लाइकोजन और इंसुलिन आपस में कैसे हार्मोन होते हैं? विरोधी हार्मोन होते हैं, इन्हें एंटागोनिस्ट हार्मोन कहा जाता है। इसके फलस्वरूप ग्लूकोज तीव्रता से रक्त हिपैटोसाइट और एडिपोसाइट में जाता है और रक्त शर्करा का स्तर कम हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करते हैं। रक्त में ग्लूकोज समस्थापन का नियमन सम्मिलित रूप से दो हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागॉन द्वारा होता है। लंबी अवधि तक हाइपरग्लाइसीमिया अति ग्लूकोज रक्तता होने पर डायबिटीज मेलिटस, जिसे सामान्यतः मधुमेह रोग कहते हैं, बीमारी हो जाती है जो मूत्र के साथ शर्करा के ह्रास और हानिकारक पदार्थों जैसे कीटोन बॉडी का निर्माण से जुड़ी होती है। मधुमेह के मरीज का इंसुलिन द्वारा सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है। वृषण के बारे में एनसीईआरटी क्या बोल रही है? नर में उदर गुहा पेड़ू के बाहर वृषण कोश में एक जोड़ी वृषण स्थित होते हैं। वृषण प्रथम लैंगिक अंग के साथ ही अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो वृषण होते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं और उसके साथ ये कैसे होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करते हैं। वृषण शुक्र जनन नलिका और भरण या अंतराली ऊतक का बना होता है। लीडिंग कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं अंतरनलिकीय स्थानों में उपस्थित होती हैं और एंड्रोजन या नर हार्मोन तथा टेस्टोस्टेरोन प्रमुख हार्मोन का स्राव करती है। एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का स्राव कौन सी कोशिका करती है? लीडिंग कोशिका करती है, जिसे क्या बोलते हैं? अंतराली कोशिका बोलते हैं। इसी को याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एंड्रोजन नर के सहायक जनन अंगों जैसे कि एपिडिडाइमस, शुक्रवाहिका, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्रंथि, यूरेथ्रा आदि के परिवर्धन, परिपक्वन और क्रियाओं का नियमन करते हैं। ये हार्मोन पेशी वृद्धि, मुख और अच्छी रोम की वृद्धि, क्रोधात्मक निम्न स्वरमान या आवाज इत्यादि को उत्तेजित करते हैं। एंड्रोजन शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया में प्रेरक भूमिका निभाते हैं। एंड्रोजन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य कर नर लैंगिक व्यवहार, लिम्बिक सिस्टम पिछले अध्याय में पढ़ाया है उसके बारे में बोल रहा है, को प्रभावित करता है। ये हार्मोन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट उपापचयी प्रभाव डालते हैं। अंडाशय के बारे में एनसीईआरटी क्या बोल रही है? मादाओं के उदर में अंडाशय का एक युग्म जोड़ा होता है। अंडाशय एक प्राथमिक मादा लैंगिक अंग है जो प्रत्येक मासिक चक्र में एक अंडे को उत्पादित करते हैं। इसके अतिरिक्त अंडाशय दो प्रकार के स्टेरॉयड हार्मोन समूहों का भी उत्पादन करते हैं, जिन्हें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। अंडाशय अंडपुटक और भरण ऊतक का बना होता है। एस्ट्रोजन का संश्लेषण एवं स्रावण प्रमुख रूप से परिवर्धित हो रहे अंडाशयी पुटकों द्वारा होता है। एस्ट्रोजन का संश्लेषण कहाँ से होता है? मुख्य रूप से परिवर्धित हो रहे अंडाशयी पुटकों द्वारा होता है। अंडोत्सर्ग के पश्चात विखंडित पुटिका कार्पस ल्यूटियम में बदल जाती है, जो मुख्यतः प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करती है। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिए। प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन का स्रावण कौन करता है? जो कार्पस ल्यूटियम होता है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करता है। एस्ट्रोजन स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक अंगों की वृद्धि तथा क्रियाओं का प्रेरण करता है। अंडाशयी पुटिकाओं का परिवर्धन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का प्रकटन जैसे उच्च आवाज की स्वरमान, स्तन ग्रंथियों का परिवर्धन इत्यादि अनेक क्रियाएं करता है।
एस्ट्रोजन स्त्रियों के लैंगिक व्यवहार का नियामक भी होता है। प्रोजेस्टेरॉन प्रसवता में सहायक होता है। प्रोजेस्टेरॉन दुग्ध ग्रंथियों पर भी कार्य करता है और दुग्ध संग्रहण, कोशिकाओं के निर्माण और दुग्ध के स्राव में भी सहायक होता है। इसके बाद एनसीईआरटी ने हृदय, वृक्क और जठर आंतरिक पथ के हार्मोन के बारे में पढ़ाया है। क्या बोल रही है? अब तक आप अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनके हार्मोन के बारे में समझ चुके होंगे। यद्यपि पहले इंगित किया जा चुका है कि हार्मोन का स्राव कुछ अन्य अंगों द्वारा भी होता है जो अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं हैं। उदाहरण के लिए हृदय के आलिंद भित्ति द्वारा एक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव होता है जिसे क्या बोलते हैं? एट्रियल नेट्रियूरेटिक कारक, जिसे एएनएफ कहते हैं, एक रक्त दाब को कम करता है। जो एएनएफ होता है क्या करता है? रक्त दाब को कम करता है। कैसे कम करता है? यह रक्त दाब को, जब रक्त दाब बढ़ जाता है तब एएनएफ का स्राव होता है। इसकी क्रिया के फलस्वरूप जो रक्तवाहिनियां होती हैं वो विस्फारित हो जाती हैं तथा रक्त दाब विस्फारित का मतलब क्या हो जाता है? विस्फारित का मतलब होता है रक्तवाहिनियां फैल जाती हैं, जिससे क्या होता है? जिससे रक्त दाब कम हो जाता है। वृक्क की जक्साग्लोमेरुलस कोशिकाएं, जिन्हें जेजी सेल बोलते हैं, कौन से हार्मोन का स्राव करती हैं? एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। यही हार्मोन क्या कर रहा था? आरबीसी के निर्माण को प्रेरित कर रहा था। नामक हार्मोन का उत्पादन करती हैं जो रक्ताणु उत्पत्ति आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करती हैं। जठर आंतरिक पथ के विभिन्न भागों में उपस्थित अंतःस्रावी कोशिकाएं 4 मुख्य पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती हैं। कौन कौन से ये हार्मोन हैं? पहला हो गया गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलोसिस्टोकाइनिन और जठर अवरोधनी पेप्टाइड हार्मोन, जिसे बोलते हैं जीआईपी। गैस्ट्रिन जठर ग्रंथियों पर कार्य कर। गैस्ट्रिन जठर ग्रंथियों को क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिन कहाँ पर काम करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड पर काम करता है। इसे इंपॉर्टेंट है याद रखने का। कैसे याद रखेंगे कि जठर ग्रंथि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। तो जो गैस्ट्रिन होता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड पर काम करता है और क्या करवाता है? HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, और पेप्सिनोजन के स्राव को प्रेरित करता है। इनके कार्य यहाँ से हर साल लगभग एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल यहाँ से क्वेश्चन बनता है। गैस्ट्रिन क्या करता है? जठर ग्रंथियों के पर कार्य करता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिनोजन का स्राव करवाता है। वहीं पर सिक्रेटिन बहिस्रावी अग्नाशय पर काम करता है। कहाँ पर काम करता है? इंपॉर्टेंट है, बहिस्रावी अग्नाशय पर काम करता है और जल तथा बाइकार्बोनेट आयनों के स्राव को प्रेरित करता है। वहीं पर जो कोलोसिस्टोकाइनिन होता है अग्नाशय और पित्ताशय दोनों पर काम करता है और क्या करवाता है? क्रमशः अग्नाशय रस कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से, और पित्ताशय रस जो पित्त रस होता है पित्ताशय से स्रावित करवाता है, उसको प्रेरित करता है। वहीं पर जीआईपी क्या करता है? जीआईपी जठर स्राव और उसकी गतिशीलता को अवरुद्ध करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जीआईपी क्या करता है? जठर स्राव और उसकी गतिशीलता को अवरुद्ध करता है। अनेक अन्य ऊतक जो अंतःस्रावी नहीं है कई हार्मोन का स्राव करते हैं जिन्हें वृद्धि कारक कहते हैं। ये वृद्धि कारक ऊतकों की सामान्य वृद्धि और उनकी मरम्मत और पुनः जनन के लिए आवश्यक है। हार्मोन क्रिया की क्रियाविधि, इसके बारे में एनसीईआरटी क्या बोल रही है? हार्मोन लक्ष्य ऊतकों में उपस्थित हार्मोन ग्राही विशिष्ट प्रोटीन से जुड़कर अपना प्रभाव डालते हैं। लक्ष्य कोशिका झिल्ली पर उपस्थित हार्मोन ग्राही झिल्ली योजित ग्राही और कोशिका के अंदर उपस्थित ग्राही अंतराकोशिकी ग्राही कहलाते हैं, जिसमें से अधिकांश केंद्रकी ग्राही केंद्रक में उपस्थित होते हैं। जो अंतराकोशिकी ग्राही होते हैं उनके ग्राही कहाँ पर पाए जाते हैं? केंद्रक पर पाए जाते हैं। इस कारण से इन्हें क्या बोलते हैं? केंद्रकी ग्राही कहते हैं। हार्मोन ग्राहियों के साथ जुड़कर हार्मोन ग्राही सम्मिश्र का निर्माण करता है। प्रत्येक ग्राही सिर्फ एक हार्मोन के लिए विशिष्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो ग्राही होता है वो केवल एक हार्मोन के लिए विशिष्ट होता है, अतः इस कारण से ग्राही विशिष्ट होते हैं। हार्मोन ग्राही सम्मिश्र के बनने से लक्ष्य ऊतकों में कुछ जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं।
अतः लक्ष्य ऊतक में उपापचय एवं कारकी का नियमन हार्मोन द्वारा होता है। रासायनिक प्रकृति के आधार पर हार्मोन को समूहों में विभाजित किया जा सकता है। हमारे शरीर पर जो हार्मोन पाए जाते हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। इसमें कौन कौन से 4 भाग हैं? पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन। इसमें कौन आता है? इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन आदि। उसके बाद जो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स में कौन से आते हैं? स्टेरॉयड में आते हैं कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, स्टेरोडोल और प्रोजेस्टेरोन। जो स्टेरॉयड हार्मोन आते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं? जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन स्रावित हो रहे थे वो हार्मोन आते हैं। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन होता है और उस एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन आते हैं। उसके बाद आता है आइडोथायरोनिन। आइडोथायरोनिन में कौन आता है? थायराइड हार्मोन आता है। अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न, अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न में कौन आता है? एपिनेफ्रिन आता है। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है? जो हार्मोन झिल्ली योजित ग्राहियों से क्रिया करते हैं वे साधारणतः लक्ष्य कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं प्रवेश कर पाते? क्योंकि जो हमारा हार्मोन होता है वो हाइड्रोफिलिक प्रकृति का होता है और झिल्ली जो होती है प्रोटीनियस हार्मोन कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। और जो झिल्ली होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, इसलिए वह प्रवेश नहीं कर पाती है। उसको प्रवेश कराने के लिए एक रिसेप्टर होता है और रिसेप्टर से जुड़कर हार्मोन क्या बनाता है? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है। उसके बाद क्या करता है? ये द्वितीयक संदेशवाहक का उत्पादन कर जैसे कि चक्रीय, एएमपी, आईपी, कैल्शियम आयन आदि का निर्माण करता है। अंततः कोशिकीय उपापचय का नियमन करता है। अंतराकोशिकीय ग्राहियों से क्रिया करने वाले हार्मोन जैसे स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन क्या करते हैं? स्टेरॉयड हार्मोन और आइडोथायरोनिन हार्मोन हार्मोन ग्राही सामर्थ्य एवं जीनोम के पारंपरिक क्रिया से जीन की अभिव्यक्त अथवा गुणसूत्र क्रिया का नियमन करते हैं। संयुक्त जैव रासायनिक क्रियाएं शरीर की कार्यकी तथा वृद्धि को प्रभावित करती हैं। ये चित्र दिया गया है। अब आपको इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताते हैं। ये चित्र पहला का एक दिया गया है। पहला दिया गया है प्रोटीनियस हार्मोन। जो प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन होता है वो कैसे कार्य करता है? प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन जो होता है उसके रिसेप्टर कहाँ पर पाए जाते हैं? प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन के रिसेप्टर पाए जाते हैं कोशिका झिल्ली पर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? कोशिका झिल्ली पर पाए जाते हैं। क्योंकि ये प्रोटीन प्रकृति का होता है और ये कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। और लेकिन ये जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है ये कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक होती है। इस कारण से जो हमारा हार्मोन होता है वो डायरेक्ट इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। वो रिसेप्टर से जुड़ जाता है और यहाँ से क्या करता है? यहाँ से प्रतिक्रिया देता है और दूसरा संदेशवाहक का निर्माण करता है। जब दूसरा संदेशवाहक का निर्माण होता है जिससे ये दूसरे संदेशवाहक क्या करते हैं? निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय एंजाइम में बदल देते हैं। इस प्रकार ये अपनी क्रिया करते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये तेजी से क्रिया करते हैं। प्रोटीनियस हार्मोन तेजी से क्रिया करते हैं। क्यों तेजी से क्रिया करते हैं? क्योंकि ये केवल निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय एंजाइम में बदल देते हैं। वहीं पर जो ये स्टेरॉयड हार्मोन होता है, स्टेरॉयड हार्मोन डायरेक्ट कोशिका झिल्ली में प्रवेश कर जाता है। क्यों कर जाता है? क्योंकि जो कोशिका झिल्ली होती है वो भी स्टेरॉयड प्रकृति की होती है और हार्मोन भी होता है स्टेरॉयड प्रकृति का होता है। तो ये सीधे कहाँ पर जाता है? ये सीधे जीन लेवल पर कार्य करता है। जब ये जीन लेवल पर जाता है तो वहाँ से क्या करवाता है? एमआरएनए का निर्माण करवाता है। एमआरएनए से क्या करता है? ट्रांसलेशन करके प्रोटीन एंजाइम का निर्माण करता है और अपनी प्रक्रिया देता है। जब ये इतने कार्य करने में इससे टाइम लग जाता है तो ये क्या करता है? ये जो स्टेरॉयड हार्मोन होता है इसकी क्रिया धीमी होती है। ये द्वितीयक संदेशवाहक का निर्माण नहीं करता है बल्कि क्या करता है? नई प्रोटीन एंजाइम का संश्लेषण करवाता है। इसलिए इसे स्लो एक्टिंग एंजाइम कहते हैं। इस प्रकार हम पूरे चैप्टर को आसानी से समझ लिया है। आपको ये चैप्टर उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा।
इसमें रटने वाला पोर्शन बहुत है, आप इसे काफ़ी बार याद करिएगा तब आसानी से आपको ये याद हो जाएगा। ये बड़ी जल्दी चैप्टर भूल जाता है, इसलिए आप इसे बार बार पढ़िएगा जिससे आपको ये याद बना रहेगा। और जो इनके हार्मोन के कार्य हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछे जाते हैं। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आता है। इस प्रकार आप इस पूरे चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। और इसके बाद आप PYQ क्वेश्चन करिएगा। PYQ क्वेश्चन आपके बन जाते हैं तो आपको इससे और कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप इस लेक्चर को देखने के बाद PYQ क्वेश्चन करिएगा। उम्मीद है कि आपके सारे PYQ क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे, क्योंकि हमने सारी NCERT लाइन टू लाइन हाईलाइट करवा दी है। आप इसे अपने NCERT में हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर आप इसके नोट्स समझो टेलीग्राम में दे देंगे, वहाँ से जाके देख सकते हैं। इस प्रकार यह पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको यह लेक्चर पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।